तो बच्चा लोग लास्ट क्लास में हमने प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंस के जस्ट वाले तक पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंस। प्लांट का ब्रीडिंग जब हम लोग कर रहे होते हैं तो हमारा एक मोटिव अक्सर ये होता है कि किसी तरह वो डिजीज रेसिस्टेंस हो जाए। डिजीज रेसिस्टेंट हो जाने से क्या होगा कि अभी मैंने जितना भी फसल उगाया है मिट्टी में वो वेस्ट नहीं होगा, है ना। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉफिट यू कैन से कि आपने जो प्लांट लगाया वो वेस्ट नहीं होगा। देखिए, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कई बार नेमाटोड हो, ये सब अक्सर कल्टीवेटेड क्रॉप पे अटैक करते हैं और ऑलमोस्ट 20 to 30% क्रॉप का बर्बाद कर देते थे। मतलब अगर मेरे खेत में 1 क्विंटल मतलब 100 किलो गेहूं होना था तो अब सिर्फ 70 से 80 किलो ही होगा। 20 से 30 किलो बर्बाद हो जाएगा। सोचो, 1 क्विंटल में बर्बाद हो जाएगा। और एक खेत में, बड़े से खेत में कई बार 4 क्विंटल 5 क्विंटल गेहूं होता है। नॉर्मल एवरेज अगर मैं खेत का साइज का बात करूं तो तो अभी आप सोचो यार कि 4-5 क्विंटल में ऑलमोस्ट 1 क्विंटल बर्बाद हो जाएगा, अधिक ही। तो अखड़ेगा ना, तो बहुत ज्यादा बड़ा लॉस है। उससे बचने के लिए क्या होता है कि हम लोग प्लांट को ब्रीडिंग किए डिजीज रेसिस्टेंस के लिए, और उसके लिए 2-3 तरीका किए। एक तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग का मतलब ये कि किसी तरीके से आपने किसी प्लांट का वाइल्ड वेराइटी को ढूंढा। जैसे अगर मैं कॉलीफ्लावर का बात करूं तो कॉलीफ्लावर का वाइल्ड वेराइटी का नाम ब्रोकली, ये सब है। तो इन सब वाइल्ड वेराइटीज में अगर किसी तरीके से डिजीज रेसिस्टेंस का जीन रहा, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जो वाइल्ड वेराइटीज है वो ज्यादा रेसिस्टेंट होता है। एक सिंपल एग्जांपल है ना डॉग का। अगर आपने कभी डॉग पाला हो या कभी सुना हो तो जितना बढ़िया ब्रीड का डॉग अगर आप पेट डॉग पालोगे उतना नौटंकी, उतना बीमार पड़ेगा, उतना ज्यादा उसको केयर चाहिए होगा। बट अगर आप जो रोड पे वाला डॉग, स्ट्रे डॉग, कभी देखे उसको रैबिज का इंजेक्शन लगते हुए, कभी देखे बढ़िया बढ़िया खाना खाते हुए, लेकिन फिर भी वो टिका हुआ है और मजबूत है, ज्यादा दमदार है वो। तो मतलब ये कि डॉग के वैरायटी में मुझे अगर डिजीज रेसिस्टेंस डॉग बनाना हो तो मैं कोशिश करूंगा किसी अच्छे वैरायटी के डॉग को जिसके पास स्मेलिंग पावर अधिक हो, इस तरह का पावर अधिक हो, उस डॉग को कभी एक जनरेशन या सिर्फ अगर हो सके तो एक बार उस स्ट्रे डॉग के साथ क्रॉस करा दें। तो चांसेस आर देयर ना कि स्ट्रे डॉग का डिजीज रेसिस्टेंस वाला जीन इस मेरे हाइब्रिड डॉग में आ जाएगा और मेरा डॉग के पास हाई स्मेल पावर, हाई आईक्यू के साथ हाई रेसिस्टेंस भी हो जाए। और अगर ऐसा हो गया तो मेरा काम हो गया। दिस इज कन्वेंशनल ब्रीडिंग, यही तो हम लोग करते थे। सबसे पहले जर्म प्लाज्म ढूंढे। जर्म प्लाज्म ढूंढे मतलब वेरिएबिलिटी ढूंढे, वेरिएबिलिटी फाइंड किए। वेरिएबिलिटी फाइंड किए मतलब हमने ढूंढा कि कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शंस ढूंढा हमने। उसके बाद क्या हुआ, एग्जाम्पल से याद रखिएगा, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये एक बीमारी है। लाल लाल धब्बे हो जाते हैं शुगर केन के खेत पे। और इसको क्या किए हम लोग कि मतलब इस बीमारी के लिए हमने एक रेसिस्टेंट शुगर केन प्रोवाइड करा और उसका जीन उसी शुगर केन के वाइल्ड वेराइटी सैकरम स्पॉन्टेनियम से आया। सैकरम स्पॉन्टेनियम से आया। उसी तरह येलो मोजाइक वायरस। येलो मोजाइक वायरस पूरा नाम है वाईएमवी का पूरा नाम येलो मोजाइक वायरस। इस वायरस जो कि भिंडी को अटैक कर रहा था, भिंडी का साइंटिफिक नेम एबेलमॉस्कस स्किलेंटस। एबेलमॉस्कस स्किलेंटस भिंडी। इसमें से जो जीन था वो वाइल्ड वेराइटी, वो भी उसके वाइल्ड वेराइटी, जैसे डॉग के लिए मैंने जो हाइब्रिड डॉग बनाया उसका जीन कहाँ से आया था, इसी स्ट्रे डॉग से आया। उसी तरह जो मैंने शुगर केन, नॉर्मल शुगर केन था सैकरम ऑफिसिनेरम जो अभी नॉर्मल हम लोग उगाते हैं, इसका वाइल्ड वेराइटी जो है सैकरम स्पॉन्टेनियम, वहां से मैंने रेड रॉट ऑफ शुगर केन डिजीज के लिए जीन निकाल कर लाया, रेसिस्टेंस के लिए। उसी तरह मेरे पास जो नॉर्मल भिंडी है एबेलमॉस्कस स्कुलेंटस, जिसमें कि येलो मोजाइक वायरस का इंफेक्शन होता है, इससे बचने के लिए मैंने भिंडी की वाइल्ड वेराइटी से, जंगली पौधा, जंगली वेराइटी जिसका नाम था एबेलमॉस्कस स्कुलेंटस, मतलब एबेलमॉस्कस स्कुलेंटस ये वाइल्ड वेराइटी का नाम है। उस वाइल्ड वेराइटी से मैंने एक नया वेराइटी बनाया भिंडी का, जिसका नाम था प्रभानी क्रांति। प्रभानी क्रांति वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछता है प्रभानी क्रांति इज एन वेराइटी ऑफ, तो लेडी फिंगर।
भिंडी, एबेलमेस्कस स्कुलेंटस। तो एक बार आपने वाइल्ड वैरायटी चुना, वाइल्ड वैरायटी चुनने के बाद हाइब्रिडाइजेशन कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद जो हाइब्रिड बना उसको सेलेक्ट किए कि अच्छा ये रेसिस्टेंट है, और उसके बाद टेस्ट किए, जैसे वहां टेस्ट कर रहे थे, अभी अभी तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि टेस्ट करते हैं उसको अलग अलग सीजन में, अलग अलग जगह पे कि वो क्या सक्सेसफुल है नहीं है, तो टेस्ट करा और टेस्ट करने के बाद रिलीज कर दी न्यू वैरायटी को। तो डिजीज रेसिस्टेंस के लिए एक तरीका तो ये हुआ, कन्वेंशनल तरीके से हमने करा। दूसरा तरीका इज म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब हमने साइंटिफिकली अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे को अटैक से अटैक कराया, उस पर बॉम्बार्डिंग कराया, और बॉम्बार्डिंग कराने के बाद उनमें कुछ म्यूटेशन हुआ। अभी जो म्यूटेशन हुआ उस म्यूटेशन से हमने चेक करा कि क्या इस म्यूटेशन के वजह से इस प्लांट में कोई नया रेसिस्टेंस डेवलप हुआ है। अगर हाँ तो हमने उसे सेलेक्ट करा, और अगर ना तो हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी देखो जरा, येलो मोजाइक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू ये भी बीमारी है। इन दो बीमारी के लिए ये एक्चुअली में मूंग बीन में किए थे। देखो येलो मोजाइक वायरस सिर्फ भिंडी में नहीं होता, मूंग बीन में भी होता है। मतलब एक बीमारी सिर्फ एक जगह थोड़ा ना होता, जैसे कोरोना, कोरोना हम में भी होता, और पता डॉग्स कैट्स में भी होता है कोरोना। और उन लोगों के कोरोना के लिए वैक्सीन तो बहुत पहले से लग रहा है, ऑलमोस्ट 10 15 20 साल से लग रहा है। अधिक ही समय बोलो, कोरोना का वैक्सीन उन लोगों के लिए, उस वक्त कोरोना डॉग कैट ये सब में होता था, और उन लोगों के लिए वैक्सीन था। अभी जो कोरोना हमको अटैक कर रहा है हमारे ऊपर, ये एक नया स्ट्रेन है। उन वाले में कुछ चेंज आया, और चेंज आने से एक नया स्ट्रेन बना जो कि हमें अटैक कर रहा उनको नहीं कर रहा। तो वो स्ट्रेन नया है, बट वो वायरस नया नहीं। तो खैर, अभी आपको सिर्फ ये एग्जांपल जो जो मैंने अंडरलाइन करा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वीट का वेराइटी हिमगिरी, याद रखिएगा। कॉलीफ्लावर का पूसा स्नोबॉल, और चिली का पूसा सदाबहार। भिंडी का प्रभानी क्रांति तो याद ही रहेगा, ठीक है ना। पूसा शुभ्रा भी कई बार मैंने देखा है, तो ये याद रखिएगा। हिमगिरी में लीफ एंड स्टाइप रस्ट ये नहीं पूछेगा। कॉलीफ्लावर में ब्लैक रॉट ये पूछ सकता है। चिली में चिली मोजाइक वायरस पूछेगा, टोबैको मोजाइक वायरस पूछेगा, और लीफ कर्ल ये पूछ सकता है, पूरा पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। और भिंडी में येलो मोजाइक वायरस तो हमने पढ़ चुके, है ना। ये सब पूछता है कि जरा बताना भिंडी का कौन सा वेराइटी येलो मोजाइक वायरस के रेसिस्टेंट था, तो प्रभानी क्रांति। और कई बार ये सब दिन खराब होने पे ही पूछता, अक्सर ये पूछता है कि प्रभानी क्रांति इज अ वेराइटी ऑफ व्हीट, राइस, लेडी फिंगर, या फिर बीन, या चिली, तो अब टेंशन होने लगता है। ठीक है, अच्छा ये जो भी पूसा सदाबहार, पूसा स्नोबॉल, पूसा शुभ्रा, पूसा स्वर्णिम, जहां कहीं भी पूसा कोमल, ये सब जहां कहीं भी पूसा नाम दिख रहा है ना, मतलब ये कि बिहार में एक जगह है पूसा, जहाँ पे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, वहां पे ये डेवलप हुआ है। ये पूसा प्रभानी क्रांति, ये सब जो प्रभानी क्रांति नहीं, पूसा सदाबहार, पूसा कोमल, पूसा स्नोबॉल, पूसा शुभ्रा, पूसा स्वर्णिम, इस तरह का। मेरी एक प्रोफेसर यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट रिसर्चर के तौर पे काम कर रही है एक नया वेराइटी पे। उनका जो हो रहा है अभी रिसर्च, वो मूंग पे हो रहा है। खैर कोई नहीं। नेक्स्ट इज प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपमेंट रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट या पेस्ट। देखो अभी तक हमने डिजीज रेसिस्टेंस पढ़ा, लेकिन बात असल में यह है कि हर बार बीमारी बैक्टीरिया या वायरस से ही नहीं होता ना। कई बार बीमारी इंसेक्ट से होता है। जैसे मान लो हम लोगों को सब बीमारी बैक्टीरिया से थोड़ा ना होता, कई बार बीमारी का मेन कारण मच्छर होता है जो बैक्टीरिया को हमारे तक पहुंचा देता है। या कई बार जैसे मान लो कुछ ऐसा भी, जैसे कैटरपिलर, किसी पेड़ पे अगर कैटरपिलर लग जाएगा तो सारा पत्ता तो वो खा जाएगा। अभी वो सारा पत्ता खा गया तो ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सारा पत्ता खा गया तो आपका पेड़ तो चौपट गया। तो इंसेक्ट या पेस्ट के लिए जब हम लोग कोई रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हमारा मेन एम ये होता है कि किसी भी तरीके से, मान लो कि प्लांट को जो कैटरपिलर पत्ता खाता है, तो एक ऐसा जीन डाल दी जिससे पत्ता में ना कुछ कड़वाहट आ गया, तभी कैटरपिलर खाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वह छोड़ देगा। तो ये बात ऐसा कुछ। या मान लो कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो स्टेम में छेद कर देते हैं, स्टेम को सॉलिडिफाई कर दें, ऐसा जीन बना दें, ऐसा जीन डाल दें कि स्टेम सॉलिडिफाई हो गई। अच्छा जैसे हनी बी, ऐसे हनी बी से नुकसान नहीं है, मतलब इसकी तरह का कोई और ऐसा प्लांट जो प्लांट का पूरा सैप ही पी जाए, उसका पूरा नेक्टर पी जाए, तो प्लांट मर जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना, प्लांट के नेक्टर में कुछ पॉइजन मिला देते हैं, जो प्लांट के लिए तो पॉइजन नहीं है, लेकिन उस बैक्टीरिया के लिए, मतलब उस इंसेक्ट के लिए पॉइजन हो जाए। तो ऐसा कर सकते हैं एक्चुअली। जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, 2 3 चैप्टर के बाद ही पढ़ेंगे,
तो वहां हम लोग पढ़ेंगे एक बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग किस तरीके से पेस्ट रेसिस्टेंट कॉटन बनाए थे। तो इस तरीके से मतलब उसमें यही हुआ था कि जहर हो गया था प्लांट के लिए, वो जहर नहीं था, बट जैसे ही वो इंसेक्ट उसको खा रहा था तो उसके पेट में जाने के बाद वो जहर बन जाता और इंसेक्ट मर जा रहा था। इंसेक्ट ही मर गया तो कहानी खत्म। थोड़ा देखते हैं इसको डिटेल में। इंसेक्ट रेसिस्टेंस इन होस्ट क्रॉप प्लांट इज ड्यू टू मॉर्फोलॉजी, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। इतने सारे कैरेक्टर्स की वजह से इंसेक्ट रेसिस्टेंट होता है। सॉलिड स्टेम मतलब देखो स्टेम ऐसा, ये तो तना है, दिस इज द स्टेम। अगर ये अंदर से हॉलो है, खोखला, जैसे प्लास्टिक वाला बॉल होता है वैसा, तो बोलेंगे हॉलो। और अगर ये अंदर से भी भरा हुआ है, ऐसा पूरा अंदर में भी भरा हुआ है सब कुछ, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सॉलिड सॉलिड सिलेंडर या सॉलिड स्टेम। ठीक है, तो सॉलिड स्टेम से क्या हुआ? सॉलिड स्टेम इन वीट में ऐसा किए थे। सॉलिड स्टेम इन वीट लेड टू नॉन प्रेफरेंस बाय स्टेम्स ऑफ लाइफ। अभी बताओ, अगर मान लो हमको एक रूम में रहना है, अगर मान लो इसी रूम में हमको रहना है, बाहर से तोड़ के आना है, तो हम कैसा रूम को तोड़ना में जाना चाहेंगे? जिसका खाली दीवार हो, अंदर घुस गया तो फिर आराम से रह सकते हैं। अगर मान लो अंदर में ये पूरा सॉलिड क्यूब होता, तो हम अंदर में हमको पूरा एकदम पूरा अंदर में भी तोड़ना पड़ता, तब जाके हॉलो रहने लायक बनता। जाहिर सी बात है हम ऐसे में रहना पसंद नहीं करते, है ना। तो नॉन जो स्टेम फ्लाई था उसको प्रेफरेबल अब नहीं रहा, अब वो इसमें नहीं जाना था क्योंकि अब उसको बहुत मेहनत करना पड़ रहा था। अच्छा, स्मूथ लीव्ड नेक्टरलेस कॉटन वेराइटी डज नॉट अट्रैक्ट बॉलवॉर्म्स। बॉलवॉर्म जो होता है ये पत्ता को हैम्पर करता है। कई बार कॉटन को पूरा पूरा जो हमारे लिए कमर्शियल पार्ट है उसी को हैम्पर कर देता है। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा अगर हो जाए किसी भी तरीके से कि लीफ, ये जो बॉलवर्म आता है ये लीफ पे ही जिंदा रहता है, लीफ खाता है, नेक्टर पीता है, और स्मूथ लीफ होता है तो उस पर आराम से सोता भी है। अभी लीफ को थोड़ा कांटेदार कर दिए और उसका नेक्टर कम कर दिए या नेक्टर खत्म कर दिए। एक तो कांटेदार लीफ, बेचारा रह ही नहीं पाएगा वो इंसेक्ट, और दूसरा चीज कि नेक्टर भी नहीं, अभी बेचारा खाए पिए भी क्या, तो वो भी पॉसिबल नहीं। ऐसे केस में वो वहां रहेगा ही नहीं इंसेक्ट। ठीक है, तो वो भी नहीं आया। अच्छा, उसी तरह लो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंटेंट नहीं है, शुगर मीठा भी नहीं है, एस्पार्टिक एसिड अधिक है, मतलब थोड़ा तीता होगा। अगर ऐसा कोई मेज प्लांट डेवलप कर दिए आप, तो स्टेम बोरर्स इस पे अटैक नहीं करेगा। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत पूछता है। मेज में क्या किए, वीट में क्या किए, मतलब वीट में क्या हुआ, मेज में क्या हुआ, या फिर कॉटन में क्या हुआ, किस पार्ट को हम लोग टारगेट किए थे, ये इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से हेयरी लीफ, पत्ता के ऊपर कांटा कांटा जैसा निकल जाना, लीड टू रेसिस्टेंट टू जैसिड्स इन कॉटन। जैसिड्स में इंसेक्ट का नाम है। तो कॉटन में ये भी हो सकता था, ये भी किए। अभी बताया स्मूथ लीफ था, तो या तो नेक्टर हटा दो तब भी नहीं आएगा खाने पीने, या फिर लीफ पे कांटा 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 लगा दो, हेयरी लीफ, बेचारा सो नहीं पाएगा तो भी नहीं आएगा। अच्छा, सीरियल लीफ बीटल इन वीट, इनमें भी हमने ये काम करा था, कॉटन में, और सीरियल लीफ बीटल इन वीट में भी करा था ये काम। तो इससे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। मेन काम यहाँ है। ब्रासिका क्रॉप का नाम है, मस्टर्ड को बोलते हैं, रेपसीड मस्टर्ड को, उसका नाम पूसा गौरव। इसको मैं रेसिस्टेंस प्रोवाइड करा था एम्फेड से। ओकरा भिंडी, पूसा स्वानी, देख रहे हो, पूसा स्वानी, फ्रूट एंड फ्रूट बोरर, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओकरा का एक और वेराइटी है पूसा स्वानी, ये याद रखना, स्वानी। ब्रासिका को एम्फेड रेसिस्टेंस किए थे, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है चलिए, अभी 2 क्लास और, अभी छोटा छोटा वीडियो बनाने में अलग ही मजा आता है। अभी सिर्फ 15 मिनट हुआ है, लेकिन इतना पढ़ा दिए कि लगता है कि रगड़ दिए। कितना पढ़े यार, हेट्रोसिस तो पढ़ लिए थे, कन्वेंशनल ब्रीडिंग पढ़ा, बस ज्यादा नहीं पढ़े, एक पेज ही तो पढ़े। चलो नेक्स्ट इज प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी या बायो फोर्टिफिकेशन। ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मिनट में इसको खत्म कर दूंगा, 20 मिनट का टॉप लेक्चर आपका हो जाएगा, छोड़ दूंगा, 20 मिनट एनफ आज के टाइम में। अब बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब देखो क्या होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लो तेल तेल सबके यहाँ आता होगा,
किसी के यहाँ जो नॉर्मल तेल होता होगा, इंजन इंजन सुने होंगे नाम, इंजन आता होगा, किसी के यहाँ सफोला आता होगा, इस तरह से और भी पता नहीं कि फॉर्चून आता है, पता नहीं और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड्स आते हैं। तो ये सब रहे ब्रांड्स। सब तेल है ना, कोई में कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा, एक सबसे जो नेचुरल हो गया कि आप सरसों खरीदिए, अपने सामने में तेल फिरवाइए और उसको ले आइए घर। तेल निकलवाते भी बहुत लोग हैं, जैसे हम लोग तो सीधा तेल निकलवाते हैं, हेल्दी होता है क्योंकि कोई मिक्सर होने का चांस नहीं, कोई मिक्सिंग का चांस नहीं, प्लस उसमें कोई केमिकल नहीं मिला होगा, क्योंकि अगर वो तेल को पैक कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ फूड प्रिजर्वेटिव डाला होगा, नहीं तो वो प्रिजर्व ही नहीं रह पाएगा। तो आप अगर खरीद रहे हैं नेचुरल किसी मिल से, या अपने सामने में तेल निकलवा रहे हैं सरसों से, तो वो नेचुरल होगा, तो वो भी हम लोग तो वही कराते हैं। बट मेरे कहने का मतलब ये कि सब तेल है, बट सब में डिफरेंस क्या है? सब में डिफरेंस होता है न्यूट्रिशनल वैल्यू का, है ना, न्यूट्रिशनल वैल्यू। कहने का मतलब ये कि अभी दुनिया में खाने का इतना कमी है, इतने जो गरीब लोग हैं जो रोड वोड पे सोते हैं, उनको शायद खाना मिल भी जाता है 2 टाइम का, लेकिन उस खाना में ताकत नहीं होता, दे डू नॉट गेट दैट एनर्जी नीडेड, एनर्जी नहीं मिलता। अभी बात सिर्फ इतना सा है कि अगर उनको ताकत नहीं मिल रहा, अगर उनको एनर्जी नहीं मिल रहा, तो फिर कैसे होगा काम? काम कैसे होगा? तो काम ऐसे होगा कि अगर मान लो मेरे लिए पास सिर्फ एक रोटी ही खाने को है, तो अगर नॉर्मल हम सिर्फ व्हीट का रोटी खाएं तो मेरे पास सिर्फ कार्बोहाइड्रेट आएगा। बट अगर किसी तरीके से हमने ऐसा चेंज करा कि उसी व्हीट में मैंने कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन भी मिला दिया, विटामिन भी मिला दिया, आयरन भी मिला दिया, तो अब भले ही एक रोटी खाए, मेरा पेट भरे ना भरे, मेरे बॉडी का एनर्जी नीड तो पूरा हो जाएगा ना। दिस वॉज द मेन मोटो बिफोर बायोफोर्टिफिकेशन। देखो, 840 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको खाने की दुनिया में, जिनको खाने के लिए एडिक्वेट फूड नहीं मिलता है, नॉट हैव। अभी इतने सारे लोगों को क्या होगा, कभी प्रोटीन का कमी, कभी विटामिन का कमी, कभी माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होता है, इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। अभी बात दरअसल इतना है कि उनका प्रॉब्लम जायज है, प्रॉब्लम तो हो रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, कैसे करा जाए इसको सॉर्ट आउट? तो इसको सॉर्ट आउट करने का तरीका क्या हो रहा होता है कि हम लोग, चूंकि ऐसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो फ्रूट खाएं, वेजिटेबल खाएं, दाल लें, मीट खाएं, मछली खाएं, तो हम लोग जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसी में अगर हायर लेवल ऑफ विटामिन या मिनरल कर दें या प्रोटीन कर दें, तो उसी को बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किला बंदी। जैसे हम लोग पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग जो होते थे किला बनाते थे, ताकि कोई दुश्मन नहीं आ पाए, और किला के अंदर वो अपना पूरा सेना, अपने आप को एकदम सुरक्षित पाते थे। तो उन्होंने क्या करा, इस तरह से अपने आप को सुरक्षित किया, एक चीज के अंदर हर तरह का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए किला के अंदर। कई बार उस किला में कितने कितने साल का राशन होता था, 6 महीना 7 महीना का राशन पहले से होता था, ताकि कभी कोई दुश्मन हमला किया तो हम घेर के बैठ गया तो चुपचाप अंदर में खा रहे हैं, बाहर उसको भूखे बैठने दे दिए, छोड़ दिए भूखे, तड़प रहा है बेचारा, ऐसा भी करता था। पहले कई बार ऐसा भी सुने होंगे जब मुगल्स का और राजपूतों में लड़ाई होता था, या और भी नॉर्मल लड़ाई भी होता था। राजपूत तो खैर थोड़े स्ट्रॉन्गर थे, तो ये लोग अंदर नहीं बैठे थे, लड़ ही जाते थे अक्सर, मरेंगे तो मरेंगे वाला फीलिंग के साथ। बट और भी बहुत सारे चोल थे, चोलास थे, बहुत सारा हिस्ट्री आप लोग भी पढ़े हैं। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि खुद को किला के अंदर बंद करके बैठ गए, बाहर में कोई भी मुगल ही नहीं, कोई भी अटैक कर रहा है, कोई भी एनिमी किंग अगर अटैक कर रहा है, तो वो अंदर बैठे हुए, अभी बेचारे बाहर से आप उसको घेर के, बाहर में जो एनिमी है वो घेर के बैठे हुए कि कभी तो बाहर निकलेगा, ये है कि ना, हम तो निकल भी नहीं करेंगे। अभी बेचारा बाहर में जो भी बैठा हुआ है, बिना पानी बिना खाना के कितना दिन बैठे? तो अगर बहुत स्ट्रांग आर्मी है तब तो वो झेल ले रहा था बिना खाना बिना पानी के, बट अगर वीक आर्मी है तो पीछे हटना पड़ रहा था, कमजोर हो रहा था उसका सीना बिना खाना खाए पिए, कम खाना मिल रहा था, तो उसके बाद अचानक से निकले, मारे पीटे, बाहर वापस बंद रहा। तो ये भी वॉरफेयर का एक हिस्सा था पहले के टाइम में। बट बायोफोर्टिफिकेशन अगर प्लांट के केस में बात करें, तो बायोफोर्टिफिकेशन सिंपली मीन कि आपने किसी एक चीज में
अलग अलग तरीके के फूड एलिमेंट को भी मिला दिया है और उसको हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू का फूड में कन्वर्ट करा है। क्यों करते हैं ये काम बायो फोर्टिफिकेशन? प्रोटीन कंटेंट और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। मतलब अगर मेरे रोटी में प्रोटीन नहीं है तो हम उसमें कंटेंट डालना चाहते हैं कुछ प्रोटीन भी आ जाए, ताकि रोटी ही खाने से हमको कुछ प्रोटीन भी मिल जाए, अंडा खाने का जरूरत ना हो। ठीक है, इसलिए भी करते हैं। अच्छा, जैसे मान लो मेज मेज मक्का, इसमें प्रोटीन पहले से खूब होता है। किस लेयर में बताए थे? मेज के एल्यूरोन लेयर में होता है प्रोटीन। तो वहाँ प्रोटीन तो है बट उसका क्वालिटी थोड़ा कम है, मतलब उतना हमारे बॉडी को कंफर्टेबल नहीं कर पा रहा है, उतना एनर्जी नहीं दे पा रहा है जितना चाहिए था। तो हम लोग क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए कि थोड़ा और अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन बने ताकि हमारा काम और आसान हो। अच्छा, उसके अलावा ऑयल कंटेंट और क्वालिटी, जो तेल है, सनफ्लावर ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल, हम चाहते हैं जैसे देखो सरसों दो तरह का आता है, एक आता है काला और एक आता है पीला। काला वाला सरसों में थोड़ा कम तेल निकलता है, पीला वाला में थोड़ा ज्यादा तेल निकलता है। तो ये हुआ कंटेंट। और काला वाला जो होता है ना वो थोड़ा ज्यादा लहरता, नाक में अगर डालोगे या होता है ना, पहले के लोग तेल, सरसों तेल को नाक में डालते थे, ऐसे वो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है। और आई गेस वन ऑफ द मास्टर स्ट्रोक ऑफ आयुर्वेद कि आप नाक में तेल डालिए। अब कभी यहाँ जो बड़े बूढ़े होंगे वो डालते होंगे, भले ही आप लोग थोड़ा नौटंकी करें, हम भी करते हैं, तो सब बात है, कौन नाक में तेल डालेगा, बट नो, आयुर्वेदा का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा। जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो बहुत लोग तेल डाला था, उस वक्त तो हम भी डाले थे एक आध बार। तो ऑयल जो काला वाला होता है ना वो थोड़ा लहरता है, और जो पीला वाला होता है वो बहुत कम लहरता है। तो ये भी एक काम था, ऑयल कंटेंट और क्वालिटी के लिए भी हमने बायो फोर्टिफिकेशन करा। उसी तरह विटामिन कंटेंट के लिए भी करा और माइक्रो न्यूट्रिएंट के कंटेंट के लिए भी करा। अभी जो पढ़ाएंगे ये ऑलमोस्ट बोर्ड के एक क्वेश्चन का एरिया तो बनना ही चाहिए, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही चाहिए, या बोर्ड में आए या नीट में आए, दोनों में से किसी एक में। वीट का हाई प्रोटीन वेराइटी था एटलस 66। ठीक है, वीट का एक हाई प्रोटीन वेराइटी था, मतलब वीट में, गेहूं में हमने हाई प्रोटीन ऐड करा और उस वेराइटी ऑफ वीट का नाम था एटलस 66, याद रखिएगा। शक्ति, रतन और प्रोटीना, ये तीन वेराइटी है मेज का, जो कि इंडिया में डेवलप करा गया था। उसमें लाइसिन अमीनो एसिड था। अमीनो एसिड का बहुत सारा टाइप आप लोग पढ़े थे बायोमॉलिक्यूल्स में 11th में। एक टाइप था लाइसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, ये सब याद आ रहा है? तो लाइसिन अमीनो एसिड बहुत अधिक था। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, जो कि न्यू दिल्ली में अब है, वहां पे वेजिटेबल क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए मिनरल रिच एंड विटामिन रिच विटामिन के लिए हमने कुछ कुछ प्लांट्स डेवलप करे थे। विटामिन ए इन रिच किए थे कैरोट, गाजर, पंपकिन और साग। ठीक है, ये तीन वैरायटी हमने डेवलप करे थे। बार बार नीचे क्यों जा रहा है? ये तीन वैरायटी हमने डेवलप करे थे। विटामिन सी इन रिच्ड बिटर गॉर्ड, करेला, बथुआ, बथुआ का साग होता है, टोमेटो, मस्टर्ड, इतने सारे चीज डेवलप करे थे। कैल्शियम और आयरन इन रिच, थोड़ा गंदा हो गया, थोड़ा साफ कर लेते हैं। कैल्शियम एंड आयरन इनरिच्ड स्पिनच और बथुआ किए थे। प्रोटीन इनरिच्ड बीन किए थे, जिसमें कि ब्रोड बीन, लबालब, लबलब भी एक था, ये भी आप पढ़ेंगे एक बार, जेनेटिक्स में फिर से आएगा लबलब, मेंडल का रिसर्च इस पे भी था। फ्रेंच बीन और गार्डन पी, ये सब। अच्छा, आयरन फोर्टिफाइड राइस, एक ऐसा चावल जिसमें आयरन हो। कभी कभी तुम देखे होगे मार्केट में अगर जाते हो चावल खरीदना, तो कोई कोई चावल ऐसा तो थोड़ा लाल होता है, वो आयरन इनरिच्ड राइस होता है। ठीक है, जिसमें कि आयरन फोर्टिफाइड राइस कंटेनिंग 5 times मोर आयरन कंपेयर टू कॉमनली कंज्यूम्ड वेराइटीज वर प्रोड्यूस। मतलब नॉर्मल चावल में जितना आयरन होता है उससे 5 गुना अधिक आयरन, ऐसा भी प्रोड्यूस किए थे हम लोग। वैसे इंडिया में इसको बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिला। अब खुद सोचो ना, चावल जो तुम खाते हो उजला होता है, अगर वो चावल का कलर लाल रंग का हो जाए, खून टाइप, तो आपको पसंद आएगा? तो हमारा मतलब एक होता है ना टेस्ट, टेस्ट फिक्स हो चुका है कि नहीं यही पसंद आएगा। तो इंडिया में, अच्छा एक और आया था गोल्डन राइस, विटामिन ए इनरिच्ड, तो वो भी थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में दिक्कत हुआ, बट फिर भी थोड़ा हद तक तो एक्सेप्ट हो भी गया, बट लाल वाला नहीं हो पाया। नेक्स्ट 2000 में ऐसा मेज का हाइब्रिड हम लोग तैयार किए जिनमें ट्वाइस अमाउंट था, 10 दुगुना लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का, जो कि उस वक्त के एग्जिस्टिंग हाइब्रिड के दुगुना था। ठीक है,
चलिए, दिस इज बायो फोर्टिफिकेशन एंड ऑल फॉर टुडे। वैसे अभी अभी मैंने देखा कि जोया का एक डाउट आया है, एंड द डाउट इज बाय हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर का सिंपल मतलब ये होता है बाबू, सिंपल मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, कहाँ गया हाइब्रिड विगर, इधर होगा, कहाँ चल जा रहा है, हाँ ये रहा हाइब्रिड विगर। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो अगर उसका ऑफस्प्रिंग उसके पेरेंट से ज्यादा डेवलप्ड हुआ, ऑफस्प्रिंग इज मोर डेवलप्ड देन इट्स पेरेंट, then it is said to have hybrid vigor। अगर किसी का ऑफ स्प्रिंग उसके पेरेंट से ज्यादा डेवलप्ड होगा तो हम बोलेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म के पास हाइब्रिड विगर है। हाइब्रिड विगर का सिंपल मतलब ये कि वो ऑर्गेनिज्म दो से मिलकर बना हुआ है, एक मेल से और एक फीमेल से, दोनों का कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, तो इसके पास दोनों से अच्छा, राइट सा बात है ना, मेरे पास कुछ था और कुछ मेरी पार्टनर के पास था, लेकिन मेरे ऑफ स्प्रिंग में हम दोनों का ही अच्छा कैरेक्टर आया, तो हम दोनों से तो अच्छा ही होगा ना। दिस इज हाइब्रिड विगर। ये तभी हो सकता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ये सेक्सुअल में तो पॉसिबल ही नहीं। बस यही है हाइब्रिड विगर। ओके, चलिए रिकॉर्डिंग ठीक ठाक 25 मिनट का हो गया तो इट्स ओके। अच्छा खासा हम लोग पढ़े, समझ में भी आया, मजा आया आज पढ़ के। दिस इज ऑल फॉर टुडे, अगले क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।